Hello friends. So guys, we are starting with this comprehensive revision batch for foundation exam. When we announced this batch, students, parents started inquiring, sir, what exactly this batch is? Comprehensive revision मतलब क्या होता है? A general confusion was created कि तो in general सबको ये पता है कि before the exams we have revision batch. As a normal course we have regular batch. So ये बीच में ये कौन सा product आ गया? Which batch is it? So because it is the first lecture, let me clarify. Let me tell you something about this batch. What this batch is exactly. Fortunately, now we have sufficient time before the exams. You have exams, I think, after 100 days from now, right? Around 100 days you have. So we thought that instead of just going for revision batch, why not to have something in detail, not exactly similar to regular, but better than or more than revision. Already we have the revision batch. That revision batch is for around, I think, 50-55 hours. 50-55 घंटे का वो बैच है. If you see the duration of regular batch, I'm talking about obviously accounts. तो accounts की revision batch 50 से 55 घंटे की है. If you see the regular batch, the duration of accounts is around of 200 hours. तो revision है 50-55 घंटे का, regular है 200 घंटों का. तो कहीं तो भी हमने इसको सोचा कि क्यों ना हमें कुछ middle point ढूंढे. अपन ज्यादा मराठीत सुवर्ण मध्य म्हणतो. So something more than revision but less than regular. So this batch is designed accordingly. So guys, don't expect कि रेगुलर बैच में जितना वास्ट और जितना डिटेल में हर चीज होता है उस तरीके से इस बैच में हो पाएगा. ऐसे नहीं हो पाएगा, ये तो जाहिर सी बात है. आप भी जानते हो कि 200 घंटों का पोर्शन 100 घंटे में कंप्लीट करना है तो उतना डिटेल में तो हो नहीं सकता. रिवीजन बैच की बात करें तो 50 से 55 घंटे में बोला तो वो तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक हो जाता है. देखते देखते बैच कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ ये भी नहीं समझ में आता. So this batch is specifically designed keeping in mind because now you have some time with you. So this batch will be for around 50 lectures of 2 hours each. Around 50 lectures. अब हो सकता है कि वो 45-46 में भी हो जाए, हो सकता है 55 भी लग जाए. So around 50 lectures of 2 hours each. बोल तो around 100 hours का ये बैच रहेगा. Let me clarify few points relating to this batch. आपके भी माइंड में कंफ्यूजन ना रहे because it is first lecture. आप भी एक क्लैरिटी के साथ इस बैच के साथ चलो. We are going to discuss, I'm going to teach you each and every topic of your syllabus. तुम्हारे सिलेबस का सारा पोर्शन हम कवर करने वाले except that preliminary part जहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड का परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक या कैश बुक और ये सारी चीजें रिवाइज करते. तो वो पोर्शन तो बेटा मुझे नहीं लगता कि रिवीजन बैच में जरूरी है सिखाना, बट उसको छोड़ के बाकी का पूरा पोर्शन 100% कंप्लीट होगा. टीचिंग पूरा की पूरा 100% सिखाया जाएगा, इन डिटेल सिखाया जाएगा इस बैच में. जैसे रेगुलर बैच में पढ़ाते हो वैसे पढ़ाया जाएगा टीचिंग पार्ट. ओनली थिंग इज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली रेगुलर बैच में जितने होते उतने तो हम कर नहीं सकते, बट वी विल ट्राई कि रेगुलर बैच में जितने होते हैं उसके 50 से 60% प्रॉब्लम्स हम इस बैच में कवर करें. सो रिवीजन में क्या होता है ना कि टीचिंग भी थोड़ा सा एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ होता है और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं तो वो रेगुलर बैच के हार्डली 20-25% ही प्रॉब्लम्स हम कवर कर पाते हैं रिवीजन बैच में. तो इस बैच में टीचिंग पूरा डिटेल में होगा जैसे रेगुलर बैच में होता है, प्लस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल ट्राई टू कवर 50 to 60% ऑफ रेगुलर बैच. सो बाय दैट वे अगर बाई चांस किसी ने ढंग से रेगुलर बैच नहीं किया हुआ है या हो सकता है कि रेगुलर बैच किया ही नहीं है और फिर भी अगर कोई आके इस बैच में बैठता है तो आई थिंक ही विल बी बेनिफिटेड, ही और शी विल बी बेनिफिटेड. कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए. एंड गाइस टेक माय वर्ड्स, इफ फॉर नेक्स्ट 50 lectures of this batch, if you do it sincerely without missing a single lecture and following all the instructions whichever I'll be giving from time to time, I assure you that in accounts for sure you will score 60+ marks. For sure 60+ आएंगे. मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करोगे तो. और अगले 50 लेक्चर्स जो भी जितने भी दिन ये बैच चलेगा, जितने भी होंगे,
तो आपको सीरियस नोट पे आगे ले जाना है, डिसिप्लिन वे में जाएंगे तो आपको पक्का 100% रिजल्ट्स मिलेंगे. यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर श्योर. 60+ वैसे मैं कम दे रहा हूं टारगेट, बट इन जनरल एवरेज में बात किया हूं. स्कोर अच्छा ही आएगा अकाउंट्स में, बट मिनिमम 60 तो आने ही चाहिए. ये टारगेट रख के हम चलेंगे और अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है. In this revision batch, we are going to solve normal, usual problems also, as well as past examination problems we are going to cover. Recent past में जो आके गए हैं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट, 4-5 अटेम्प्ट्स में जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे हम कवर करेंगे. तो एक इन जनरल आपको एग्जाम में क्या आता है वो भी आइडिया आ जाएगा. ठीक है. आपके कोई भी डाउट्स रहे तो सबसे पहली बात तो देखो बेटा, ये रिवीजन बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच है. आपका पर्पज ये है कि आप एग्जाम के पहले आए हो तो आप सीरियस हो, इसीलिए आए हो. रेगुलर बैच और इस बैच में फर्क है जो मैं बहुत जल्द से आपको बताना चाहूंगा. कई बार क्या होता है ना कि रेगुलर बैच में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग मे बी फोर्सफुली सीए कोर्स ज्वाइन हुए हुए रहते या विदाउट अंडरस्टैंडिंग सीए कोर्स ज्वाइन हुए हुए रहते, और अभी आप सीए कोर्स ज्वाइन कर लिया तो चलो क्लास लगा लो बोल के वो क्लास लगा लेते हैं. तो वहां पे जो क्राउड होता है ना वो मिक्स होता है, मतलब सिंसियर और कैजुअल दोनों क्राउड मिक्स होके आते हैं. बट आई प्रिज्यूम कि यहाँ बैठे हुए सारे लोग, आप लोग सिंसियर हो इसीलिए इस बैच में आए हो. राइट. एग्जाम के पहले हो रही है बैच, इसमें आए हो तो आप लोग सारे सिंसियर हो ना, आपको एग्जाम पास करने की इच्छा है तभी आप यहाँ पे आए हो. तो दिस बैच इज सिंसियर बैच एंड आई सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, पहला दिन है इसलिए खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप सबके चेहरे पे मुझे दिख रहे हैं वैसे कि आप सिंसियरली सब चीजें फॉलो करोगे और ये बैच भी अच्छे से करोगे. तो बेटा एकदम डिसिप्लिन वे में जाएंगे और इस बैच का अपन 100% आउटपुट कैसे निकलेगा इसके ऊपर अपना फोकस रहेगा. नो टाइम पास, नथिंग. दिस इज रिवीजन बैच. डोंट एक्सपेक्ट कि इस बैच में कुछ टाइम पास करेंगे हम लोग या कुछ करेंगे. उसके लिए रेगुलर बैच रहता है अपना. कभी मौका मिला तो उसमें मैं आपको अटेंड करने के लिए बोल दूंगा, बट हियर वी हैव टू हैव 100% फोकस ओनली एंड ओनली ऑन स्टडीज. दैट्स इट. फॉर प्रिपरेशन, दैट्स इट. और कुछ नहीं होगा यहाँ. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, those who are attending this, watching this lecture on YouTube, guys, the study material, the PDF of first topic is shared on Telegram channel of Expert Professional Academy. The Telegram channel of Expert Professional Academy is Expert for CA without any space. Expert for CA. तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो या देख लो, वो चैनल को ज्वाइन कर लो. आपको वहां पे फर्स्ट टॉपिक के पीडीएफ शेयर किए गए हैं. एज फार एज दो स्टूडेंट दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर ऑन गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव मोड, ऑनलाइन मोड, गाइज यू कैन रीच मी ऑन माई ईमेल आईडी. आप मेरे ईमेल आईडी पे आपके डाउट्स भेज सकते हो, या आप ऑफिस में फोन करके आप मेरा फ्री टाइमिंग लेके यू कैन श्योरली call me and clear your doubts. My email ID is, for everybody's benefit, I'm writing it here, so you can mail me the doubts. My email ID is sushil_bhandari@yahoo.com. @yahoo.com. जो एक्सपर्ट का मैंने टेलीग्राम चैनल बताया वो भी लिख देता हूं, एक्सपर्ट फॉर सीए. ओके, सो you can reach me for any kind of queries, doubts on this email ID. And as far as study material for today's lecture is concerned, you can download the PDF from the Telegram channel Expert for CA. ठीक है. बाकी यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं आप लोगों के पास तो सामने मटेरियल है आपको फर्स्ट टॉपिक का दिया हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक गाइज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. The first topic which I have decided to take in this batch is bank reconciliation statement. So let's start this with BRS. Bank reconciliation statement. This is one of the very important topics which we have in our syllabus. If you see the question papers of ICAI right from the inception,
I mean to say right from the day foundation got introduced, replacing CPT, CPT जाके फाउंडेशन आया, तो फाउंडेशन के फर्स्ट अटेम्प्ट से अगर आप देखोगे तो सारे के सारे एग्जाम्स में, सारे के सारे अटेम्प्ट्स में कंपल्सरीली बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कंपल्सरीली। एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि जिसमें बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। सो 10 मार्क्स क्वेश्चन इज कंपल्सरीली आस्क्ड ऑन बीआरएस। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, very important topic, and not just from exam point of view, practically also in real life, in case of every business organization, in case of every individual person who is doing some kind of banking activity, for everyone BRS is very important. BRS हर एक का बनता है। आप भी जब रियल लाइफ में एंटर होंगे, आप आपका प्रोफेशन चलाओगे या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे, तो आपको वहां पे BRS बनाना ही पड़ेगा, आपका खुद का बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का बनाना पड़ेगा। नहीं भी बनाए तो जो बनाया है वो चेक भी करना पड़ेगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रोफेशनली ऑल्सो एंड एकेडमिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकेडमिक्स में हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, तो आपके भी अटेम्प्ट में आने वाला है। एंड प्रोफेशन में भी जब जाओगे तो ये टॉपिक आपको मालूम रहना, बीआरएस कैसे बनाते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक नॉलेज माना जाता है सीए का। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बीआरएस बनाते कैसे वो समझते हैं। First, tell me one simple thing. Can we imagine today any of our business, let it be very small business, can we imagine it without banks? Without banking industry के, without banking transactions के आज अपने business हो सकते हैं? लगता है आपको ऐसे? नहीं हो सकते। Particularly after 2016, that episode of demonetization, right? Demonetization, I mean to say वो जो ये किए गए 500,000 के नोट बंद कर दिए गए, और सडनली जो कुछ चेंजेस आए, वो चेंजेस में आप सब लोग जानते हो कि ऑनलाइन पेमेंट्स और ये बहुत फास्ट लेवल पे वो बढ़ गया। एट अ वेरी फास्टर रेट वी हैव सीन चेंजेस इन डिजिटल पेमेंट्स। अब डिजिटल पेमेंट्स है तो ऑब्वियसली दोज आर डन थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली। सो वी हैव सीन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, राइट। अभी बेटा ऐसा नहीं है कि उसके बाद में ही चेंजेस हुए या उसके बाद ही बैंकिंग बढ़ा है। बैंकिंग तो पहले से बढ़ रहा था और धीरे 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 पता नहीं होगा कि नहीं, बट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि कैशलेस इकोनॉमी में चले जाए कि सारे पेमेंट डिजिटली या बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा नहीं होगा वो अगली बात है, बट एक पक्का है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट थ्रू बैंकिंग चैनल। एग्जाम्पल ही देने तो आज कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कोई भी पेमेंट आपको करना है तो आपके लिए प्रिफर्ड वे क्या है? कहां कैश कैरी करेंगे? जीपे कर देते। जीपे कर दे तो मतलब क्या? अल्टीमेटली पेमेंट कहां से जाने वाला है? बैंक से ही जाने वाला है ना, राइट। अभी आप जैसे पुणे के बाहर से आप यहाँ पे आए हो, अब यहाँ पे आए हो, आपको फीस भरनी है एक्सपर्ट की, कहां कैश कैरी करेंगे? ट्रैवलिंग में, इसमें उसमें सेफ्टी के भी इश्यूज है। तो सिंपल है ना आज कि समझो जीपे वगैरह भी नहीं रहेगा तो चेक दे सकते हैं, चेक नहीं दे सकते तो ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑन रेगुलर बेसिस वी कम अक्रॉस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। नाउ ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शंस किसके होते हैं? मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एंटिटीज। वन इज द अकाउंट होल्डर and another is bank with which the account holder's account is maintained. Just for the sake of example कि Sushil Bhandari individual and his bank account is with HDFC Bank. Now whichever transactions are carried out by me through HDFC Bank, whose transactions those are? बैंक के transactions है या वो मेरे transactions है? Obviously those transactions belong to me, वो transactions मेरे है। ट्रांजैक्शंस मेरे, कर कौन रहा है? बैंक, मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू बैंक कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना है कि ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक आर नॉट बैंक्स ट्रांजैक्शंस, दोज आर ट्रांजैक्शंस ऑफ अकाउंट होल्डर, बट दोज आर कैरिड आउट बाय बैंक, दोज आर कैरिड आउट बाय बैंक। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर वो ट्रांजैक्शंस मेरे है, अकाउंट होल्डर के है, तो वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मुझे तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, क्यों? तो ट्रांजैक्शंस तो मेरे है ना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने किसी को पेमेंट किया, मैंने चेक के थ्रू पेमेंट किया, भले ही बैंक पेमेंट कर रहा हो, बट बैंक मेरे भी यहाँ पे कर रहा तो है तो मेरा ही पेमेंट ना, तो मुझे उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा कि मैंने पेमेंट किया है।
तो बीइंग द ओनर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, अकाउंट होल्डर हैज टू अकाउंट होल्डर हैज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस। तो वो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अकाउंट होल्डर को तो रखना ही पड़ेगा। सो अकाउंट होल्डर विल कीप रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड who has carried out the transaction? Bank. And because bank has carried out the transaction, bank has to also maintain the record of this transaction. बैंक को भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली बैंक के तो हजारों कस्टमर्स है, मेरे लिए चलो एक बैंक अकाउंट है, बट बैंक में तो हजारों मेरे जैसे लोगों के अकाउंट्स है ना, तो किसका कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ इसका रिकॉर्ड बैंक को भी तो रखना पड़ेगा। तो बेटा एक तरफ अकाउंट होल्डर है और एक तरफ बैंक है। ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट होल्डर के, कर रहा है कौन? बैंक। बिकॉज द ट्रांजैक्शंस आर ऑफ अकाउंट होल्डर, उसका रिकॉर्ड अकाउंट होल्डर भी रख रहा है, और वही ट्रांजैक्शंस कर कौन रहा है? बैंक। तो बैंक को भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो सेम ट्रांजैक्शंस आर, ऐसा कहना दिले, यस, सेम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय अकाउंट होल्डर एज वेल एज बाय बैंक। तो वही ट्रांजैक्शंस है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं, अकाउंट होल्डर के रिकॉर्ड्स में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और बैंक के भी रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा चलो मेरे को बताओ आप सब लोग कि अकाउंट होल्डर के बुक्स में वो जो रिकॉर्ड होते हैं वो कहां रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में। टू बी मोर स्पेसिफिक, कैश बुक बैंक कॉलम में। वेयर दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड? कैश बुक बैंक कॉलम। सेम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय बैंक ऑल्सो। बैंक कहां रिकॉर्ड करता है उसको? यू आर कॉलिंग इट एज पासबुक, बट एक्चुअली बैंक इज रिकॉर्डिंग इट इन अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। बैंक कहां रिकॉर्ड कर रहा है? अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। मेरे बुक्स में जैसे एचडीएफसी बैंक अकाउंट है, वैसे एचडीएफसी बैंक के बुक्स में सुशील भंडारी अकाउंट है ना, तो बैंक ये ट्रांजेक्शंस कहां रिकॉर्ड कर रहा है? सुशील भंडारी अकाउंट या अकाउंट होल्डर्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी एक कॉपी रेफरेंस के लिए अकाउंट होल्डर को दी जाती है, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं पासबुक। तो एक्चुअली पासबुक इज व्हाट? अकाउंट होल्डर्स अकाउंट मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक के बुक्स में जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट है, उसकी एक कॉपी रेफरेंस के लिए अकाउंट होल्डर को दी जाती है कि भाई हमारे रिकॉर्ड में ये एंट्रीज है। उस कॉपी को हम बोलते हैं पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। उसको बोलते हैं पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। बोलते हो बेटा दो रिकॉर्ड्स अपने सामने आए, कैश बुक एंड पासबुक। चलो पासबुक बोलते हैं अपन, कैश बुक एंड पासबुक। अब इस टॉपिक में मैं जहां कहीं कैश बुक बोलूंगा, आई मीन टू से कैश बुक बैंक कॉलम। आई एम रेफरिंग टू कैश बुक बैंक कॉलम। अब कैश बुक एक रिकॉर्ड है मेरे पास और पासबुक एक रिकॉर्ड है, दोनों जगह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। दोनों जगह जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सेम ही है, राइट? वो सेम ही है। कैश बुक में इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है कि तो वो ट्रांजेक्शन अकाउंट होल्डर की है, तो अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड कैश बुक है। पासबुक में इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है कि तो वो ट्रांजेक्शन कर कौन रहा है? बैंक, तो बैंक उसका रिकॉर्ड रख रहा है। तो सेम ट्रांजेक्शंस कैश बुक और पासबुक दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं एट बोथ द प्लेसेस। नाउ यू टेल मी, अगर दोनों जगह सेम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो रहे तो लॉजिकली और प्रिंसिपली दोनों भी रिकॉर्ड्स में सेम ही बैलेंस दिखना चाहिए ना, कि तो दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। बोलते मैंने कोई पेमेंट किया है, समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल से कि आई हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 500 रुपीज टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे किया 500 रुपए, तो मेरे बुक्स में भी 500 का पेमेंट रिकॉर्ड होता है, बैंक के भी बुक्स में 500 का पेमेंट रिकॉर्ड होता है ना। दोनों जगह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है ना, राइट? बिकॉज चेक से पेमेंट हुआ है। तो लॉजिकली एंड प्रिंसिपली बिकॉज सेम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज पासबुक, both of these should show same balance on opposite sides, obviously same balance on opposite sides। एक में डेबिट बैलेंस रहेगा तो दूसरे में क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो तो दोनों जगह सेम ही बैलेंस दिखना चाहिए। लॉजिकली तो सब बातें बराबर है और शायद तुम्हारे दिमाग में या भी रहा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि दोनों जगह सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते 100% करेक्ट है, बट दोनों जगह सेम टाइम पर रिकॉर्ड नहीं होते, यहां प्रॉब्लम है। जरूरी है क्या कि जिस मोमेंट पे कैश बुक में एंट्री हो गई उसी मोमेंट पे पासबुक में भी एंट्री होगी, या जिस मोमेंट पे पासबुक में एंट्री आई उसी मोमेंट पे कैश बुक में एंट्री होगी? नहीं है, जरूरी नहीं है। आता दोनों जगह है बट सेम टाइम पे नहीं आता।
So basically there are timing differences in recording of transactions in cash book and passbook. Because of such timing differences in recording of transactions in cash book and passbook, on a particular day, at a given particular time, the balance as per cash book and balance as per passbook does not match with each other. These two balances differ from each other because of timing differences. एंड ये जो डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, ये डिफरेंस को रिकंसाइल करके दिखाते हैं कि क्या टाइमिंग डिफरेंसेस है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, और उसके लिए जो स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट को बोलते बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. So let's quickly again go through what we discussed. Today we cannot imagine business without banks. Banking transactions are common. Very regularly, frequently we enter into banking transactions. These transactions belong to account holder but are carried out by bank, and therefore records of such transactions are maintained by both the parties. Account holder will also keep record of those transactions, bank will also keep record of those transactions. In the books of account holder, these transactions will be recorded in cash book, bank column. Let us call it as cash book. And same transactions will be recorded by a bank in account holder's account, copy of which is given for reference to account holder, known as passbook or bank statement. So बैंक के बुक्स में पासबुक है, अकाउंट होल्डर के बुक्स में कैश बुक है, दोनों में सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं. तो बोथ ऑफ दीज लॉजिकली एंड प्रिंसिपली शुड शो सेम बैलेंस ऑन अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स इसलिए क्यों, तो दोनों भी कॉन्ट्रा पार्टीज है एक दूसरे के. एक के बुक्स में डेबिट होगा तो दूसरे के बुक्स में क्रेडिट होगा, राइट. तो दोनों के भी बुक्स में सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो दोनों जगह सेम बैलेंस दिखना चाहिए अपोजिट साइड पे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बुक्स में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सेम टाइमिंग पे रिकॉर्ड नहीं हो रहे. एंड बिकॉज दोज आर नॉट रिकॉर्डेड एट सेम टाइम at a particular given point of time, if you compare both the balances, that is balance as per cash book and balance as per passbook, these two balances do not match with each other and there is difference. और ये difference आता है टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से. तो ये टाइमिंग डिफरेंसेस को लेके जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते, उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बोलते बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट. व्हाट आर दिस टाइमिंग डिफरेंसेस? ये टाइमिंग डिफरेंसेस क्या क्या है ये भी समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइमिंग डिफरेंसेस. गाइस, टाइमिंग डिफरेंसेस आर सेग्रीगेटेड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 अलग अलग टाइमिंग डिफरेंसेस के कैटेगरीज की है, और कोई भी टाइमिंग डिफरेंस वो 4 में से कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा. पहला टाइमिंग डिफरेंस है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. व्हाट डू यू मीन बाय चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक? यू हैव डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक अकाउंट, राइट, बट इट इज नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक. आपको क्या लगता है कि जैसे ही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया तुरंत पैसा जमा हो जाता है क्या अकाउंट में? तुरंत पैसा कब जमा होगा? अगर सेम बैंक का चेक रहेगा तो. वो भी अब ऑनलाइन बहुत फास्ट हो गया, इसलिए पहले तो वो भी नहीं था. पहले अगर सेम बैंक के दूसरे ब्रांच का भी था तो भी क्लियरिंग को टाइम लगता था. मैं बेटा NEFT पेमेंट्स, RTGS पेमेंट्स, IMPS पेमेंट्स, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली चेक, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल. Suppose today you took the admission in expert and you gave the check. आपने चेक दिया ना, एडमिशन लिया समझो एक्सपर्ट में. एक्सपर्ट के लिए बेटा चेक रिसीव्ड है, हमको चेक मिल गया. अब क्या होता है ना कि जिस डे पे बच्चे ने एडमिशन लिया, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उस डेट पे रिसीट बन जाती है और बच्चे को दी जाती है कि हाँ आपका एडमिशन हो गया, आपने ये चेक दिया है. तो आज की डेट की रिसीट बन गई. बोल तो एक्सपर्ट के लिए तो आज की डेट का रिसीट है ना, तो एक्सपर्ट के लिए तो आज ही पैसा आए जैसा हो गया ना. तो एक्सपर्ट तो बेटा आज की डेट में एंट्री पास कर गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस अकाउंट इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस अकाउंट. तो बेटा एक्सपर्ट के बुक्स में, वो तो कैश बुक में तो आज की डेट में रिसीट रिकॉर्ड हो गई चेक आते ही. अब हुआ क्या है कि आज जो भी दिन भर में चेक आया, आज ये चेक कल सवेरे हमने बैंक में डिपॉजिट किए, कल सवेरे हम डिपॉजिट करेंगे रादर बैंक में. अब तुमने दिया हुआ चेक, लेट्स से एक्सपर्ट का अकाउंट ICICI बैंक में,
जरूरी है क्या तुमने दिया हुआ चेक आईसीआईसीआई का ही रहेगा? लेट्स से तुमने चेक दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, यू हैव गिवन चेक ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब मैंने चेक जाके कहां डिपॉजिट किया एक्सपोर्ट का? आईसीआईसीआई में, क्यों तो एक्सपोर्ट का अकाउंट कहां है? आईसीआईसीआई में। अब आईसीआईसीआई में जाके मैंने वो चेक डिपॉजिट किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो आपने दिया था। अब बेटा इसके ना क्लियरिंग प्रोसीजर होती है, क्लियरिंग प्रोसेस होती है, और वो क्लियरिंग प्रोसीजर समझ में लेना बहुत जरूरी है। अब कैसे होता है एग्जैक्टली? तो एक क्लियरिंग हाउस है विच इज रन एंड मैनेज्ड इन इंडिया बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई के पास है एक क्लियरिंग हाउस है। अब आईसीआईसीआई बैंक में जहां पे मैंने चेक डिपॉजिट किया, आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है? उस चेक के डिटेल्स सारे फॉरवर्ड करता है क्लियरिंग हाउस को। आईसीआईसीआई बैंक विल कंसल्ट द क्लियरिंग हाउस, विल सेंड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द चेक टू द क्लियरिंग हाउस। अब तो बहुत आसान हो गया, पहले तो ये सारी प्रोसीजर जो मैं समझा रहा हूं ना अभी मैन्युअली होती थी, पोस्ट से भेजते थे, पोस्ट से। अब तो चलो स्कैन होता है, डायरेक्ट फोटो निकलता है चेक का, डायरेक्ट अपलोड करते सॉफ्टवेयर में, क्लियरिंग हाउस के पास चल जाता है 2 मिनट के अंदर। अब प्रोसीजर बहुत आसान हो गई, पहले तो सब कुछ मैन्युअल था, पोस्ट के थ्रू होता था, पोस्ट के थ्रू। तो आईसीआईसीआई बैंक से क्लियरिंग हाउस के पास गई इंफॉर्मेशन, क्लियरिंग हाउस फिर क्या करता है? वो सारे डिटेल्स भेजता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जिसका चेक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डिटेल भेज के बोलता है कि ये आपका चेक हमारे पास आया हुआ है क्लियरिंग के लिए, चेक करके बताओ कि इसको क्लियर करे या ना करे। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेगा किसने चेक इशू किया है, ये अपना अकाउंट होल्डर है क्या, ये अकाउंट नंबर, ये साइन बराबर है क्या, जो अमाउंट का चेक दिया है वो बैलेंस अपने पास है क्या अकाउंट में, ये सारी चीजें बैंक ऑफ महाराष्ट्र चेक करेगा। एंड इफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, इट विल इन्फॉर्म क्लियरिंग हाउस that everything is perfect, no problem, the check can be cleared. Then clearing house will inform ICICI Bank that fine, no problem, clearance has been given by Bank of Maharashtra, you can credit the customer's account. फिर जाके ICICI Bank वो पैसा हमारे अकाउंट में जमा करेगा, बोल तो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बोल तो पासबुक में आएगा। क्या लगता है जितने आसानी से 2 मिनट में मैंने समझाया, ऐसे 2 मिनट में होता है रियल लाइफ में? बोल तो जैसे मैंने चेक दिया आईसीआईसीआई में, आईसीआईसीआई वाले ने क्लियरिंग हाउस को देख रहे जरा ये चेक आया है क्या हुआ है, वो बोलता रुक 2 मिनट कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले को फोन करता है, राइट, ये देख ये चेक नंबर है, वो उधर वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला हाय हेलो करता है आईसीआईसीआई वाले को, बोलता है हाँ कर दे क्लियर, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे होने वाला है क्या? नहीं, प्रोसीजर है ना, टाइम लगेगा ना, राइट गाइस। 3 दिन लगते क्लियरिंग को आज भी, चेक से अगर पेमेंट करते तो। सेम बैंक का तो तुरंत होता है, तो सेम बैंक के लिए तुमको क्लियरिंग हाउस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सेम बैंक में तो तुम इंटरनली कनेक्टेड हो ना, सारे ब्रांचेस सब, तो सेम बैंक का तो तुरंत हो जाएगा। तुमने आईसीआईसीआई का चेक दिया तो 1 मिनट में पैसा जमा हो जाएगा हमारे अकाउंट में। मैं दूसरे बैंक की बात कर रहा हूं, तो ये प्रोसीजर पूरी फॉलो करनी पड़ती है। आईसीआईसीआई टू क्लियरिंग हाउस टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू क्लियरिंग हाउस टू आईसीआईसीआई। 3 दिन निकल जाते इसमें, और 3 दिन बाद वो पैसा अकाउंट में जमा होगा, 3 दिन बाद। प्रॉब्लम समझ के लो, प्रॉब्लम यह है कि एक्सपर्ट के बुक्स में एंट्री कब हुई? आज की डेट में। पासबुक में एंट्री, बैंक में पैसा जमा कब होगा? 3 दिन बाद। अब उसमें वापस संडे सैटरडे बीच में आ गया तो और धिंगाना, राइट। तो अब बोलने का मतलब ये है, भला ऐसा भी नहीं ना कि आज तुमने चेक दिया तो आज के आज मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट करूं, क्लियरिंग को कल जाएगा, बोल तो 1 दिन ऐसा निकल गया, तो 3-4 दिन का डिले तो नॉर्मल है, नॉर्मल। अब प्रॉब्लम क्या है? एक्सपर्ट के बुक्स में, अकाउंट होल्डर के बुक्स में आज डिपॉजिट की एंट्री हो गई, पासबुक में आने को 4 दिन लग गए। ये 4 दिन में अगर मैं ये 2 बैलेंसेस कंपेयर करूंगा एक दूसरे के साथ तो मैच होंगे क्या? नहीं होंगे मैच, डिफरेंस है ना। कि तो एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जो कैश बुक में हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है, या कैश बुक में हुआ है पासबुक में अभी तक होना बाकी है, उस वजह से डिफरेंस आने वाला है ना। सो दिस इज फर्स्ट टाइमिंग डिफरेंस। सो विच इज दिस? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बच्चे ना ये इतना तो याद रख लेते हेडिंग और ये, बट उसका मीनिंग ही नहीं दिमाग में रखते हैं, मैकेनिकली फिर वो एडलेस में अटक जाते हैं। इसका मीनिंग समझो क्या है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है, मीनिंग है कैश बुक में डिपॉजिट की एंट्री
हो गई है, कैश बुक में डिपॉजिट बोलते तो रिसीट की एंट्री हो गई है, पासबुक में वो पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक मीन्स receipt entry has been passed in cash book but it has not yet been recorded in passbook. This is first timing difference. ये पहला. Second timing difference. Second, check issued but not presented for payment. Check has been issued but it is not yet presented for payment. Check issue किया मतलब we are making payment. We are making payment. मैंने पेमेंट कर दिया, तो जिस दिन मैं चेक इशू करता हूं उस दिन के डेट में मैं पेमेंट रिकॉर्ड कर देता हूं ना, राइट। जैसे अगर रेगुलर बैच का किसी को एग्जांपल याद आ रहा है तो मैंने बोला था कि नीचे जो अपना चाय वाला है, राइट, उसका एग्जांपल मैंने दिया था। अभी हमारा जो चाय वाला है ना, वो जल्दी बिल ही नहीं देता उसको बोला हुआ है कि हर महीने की महीने तू बिल दे दिया करे, चाय या जो भी वहां से कभी नाश्ता वास्ता आया प्रोफेसर के लिए तो महीने की महीने तेरे को चेक दे दूंगा मैं। वो ना देता ही नहीं, वो बोलता सर कहां भाग के जा रहे क्या आप, दूंगा ना आराम से। उसको मांग के लेना पड़ता कि भाई बिल भेज, तेरा पेमेंट करना है। अभी एक बार मैंने ना उसको बहुत झापा, 4-5 महीने से बिल दिया नहीं था और एकदम से बड़ा सारा बिल आया। चाय का इतना बड़ा बिल देने का बोल तो जान पे आता ना, राइट। बोले वो 4-5 महीने का रहेगा, साइकोलॉजी रहती ना रे, राइट। हाँ, अब चाय का इतना बड़ा बिल 4-5 महीने का बोले तो बड़ा सारा बिल आ गया। मतलब चाय के इतने पैसे रहते कई, वो एकदम देना जान पे आ रहा था। उसको बोला तू महीने की महीने दिया कर भाई। फिर मैंने उसको ना चेक दिया बना के। अब जिस मोमेंट पे मैंने चेक बना के दिया, मैंने पेमेंट की एंट्री पास कर दी मेरे बुक्स में कि स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट, स्टाफ का खर्चा, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक इशू किया तो बैंक से गया पैसा, मैंने तो मेरे कैश बुक में एंट्री कर दी। अब वो हीरो इतना भारी है ना, उसने ना वो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया कितने दिनों तक, और 3 महीने बाद चेक स्टेल हो जाता है। 3 महीने की लाइफ है चेक की, डेट के आगे। अब उसने चेक डिपॉजिट ही किया नहीं, और 3-4 महीने बाद मेरे इंटरनल ऑडिटर ने मेरे को बोले सर वो चाय वाले का चेक क्लियर नहीं हुआ अभी तक। बोला क्यों? बोले पता नहीं सर, रिकंसिलिएशन में दिख रहा है। फिर मैंने उसको वापस फोन करके बुलाया, बोले क्या हो गया, चेक क्यों नहीं डिपॉजिट किया? अरे क्या बोलूं, बोले सर आपने उस दिन चेक दिया, मैं नीचे लेके गया, वो कुछ तो बटाटे वड़ा का वड़ा तल रहा था वो शायद तेल में, तो बोले हुआ ये कि वो निकालते वक्त ना बोले तेल गिर गया सर उसके ऊपर। हम लोग तो तेल गिर गया तो आना ना वापस दूसरा चेक देता मैं, रह गया बोले सर। फिर मैंने उसको नया चेक बना के दिया। अभी मेरे को बताओ, ये 3 महीने 4 महीने का जो भी पीरियड था, उस पीरियड में क्या हो रहा है? कैश बुक से तो पेमेंट गया, कैश बुक से तो पेमेंट गया, पासबुक से गया ही नहीं ना पेमेंट। मैच होंगे क्या दोनों बैलेंसेस? नहीं होंगे। अब ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल था जो मैंने दिया, वो रियल लाइफ में जो हुआ मैंने शेयर किया तुम्हारे साथ। प्रैक्टिकली भी स्पीकिंग, मैंने समझो तुमको चेक दिया, राइट, मैंने तुमको चेक दिया, मैंने आज की डेट में एंट्री कर दी, तुमने आज जाके तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिया वो चेक, आज ही जाके तुरंत, तो भी वापस वो प्रोसीजर आई ना कि तुम्हारा बैंक क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा, क्लियरिंग हाउस हमारे बैंक के पास आएगा, और ये प्रोसीजर तो करनी पड़ेगी ना वहां पे भी, तो 3 दिन का टाइम तो जाना ही जाना है। तो यहां पे फिर डिफरेंस आएगा। So this is second timing difference. Check issued but not presented for payment. What does it mean? Payment has been made in cash book but it has not yet been debited in passbook. बैंक से अभी तक गया नहीं, अपने से पेमेंट जा चुका है, अपने बुक्स में अपने से जा चुका है, बोलते अपने बुक्स में एंट्री होगी, लेकिन अभी तक पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो इट विल क्रिएट डिफरेंस। तो ये 2 डिफरेंसेस ऐसे बेटा जिसमें एंट्री हैज बीन पास्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। पहले दोनों भी, पहला क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, एंड दूसरा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये दोनों में क्या हो रहा है? एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक बट इट हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक। क्लियर है? थर्ड टाइमिंग डिफरेंस, थर्ड, डेबिट गिवन इन पासबुक but not yet recorded in cash book. पासबुक में डेबिट दिया है, पासबुक में, बट अभी तक वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गाइस, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको इतना तो आइडिया कि पासबुक में डेबिट दिया बोल तो क्या हुआ, बोल तो वहां से पैसा
गया, पेमेंट हुआ बोलते डिडक्ट हुआ, राइट। डेबिट गिवन इन पासबुक इज व्हाट? पेमेंट बाय बैंक, बैंक से पेमेंट हो गया, बट अभी तक अपने बुक्स में एंट्री नहीं हुई। और ये बहुत कॉमनली देखा गया डिफरेंस है वीआरएस में, बहुत कॉमनली देखा गया। क्यों? तो अपना सारे पेमेंट्स अपन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर रहे हैं, डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आता, तो अब आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैं कब जाके लाइन में खड़ा रहा हूं तो और टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे किया है, मुझे याद ही नहीं आता लास्ट टाइम मैंने कब किया था। बचपन में कभी तो भी किया हुआ याद आता मेरे नेटिव प्लेस पे, अदरवाइज मुझे याद ही नहीं आता कि मैं जाके कहीं लाइन में खड़ा हूं, मैंने पेमेंट किया, ऐसा कब हुआ है। सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, राइट। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, राइट। ईसीएस है या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ड्यू डेट पे डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट को पैसा डेबिट हो जाता है, तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोबाइल पेमेंट्स, एलआईसी के पेमेंट्स, इंश्योरेंस के प्रीमियम के पेमेंट्स, ये सारे तुम्हारे अकाउंट से लिंक्ड है, ऑटोमेटिकली सब वो डेबिट हो जाते हैं, तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला जाता है। अकाउंट से पैसा चला जाता है, डायरेक्टली डेबिट हो रहा है, बोलते बैंक से पैसा गया, और जब तक तुम उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करोगे, कैश बुक से पेमेंट गया नहीं ना। सो डेबिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, ये तो हो गए पेमेंट्स अपने बिहाफ पे जो किए वो। बैंक कभी कभी चार्जेस भी लगाता है ना, तो बैंक चार्जेस लगाता है तो क्या करता है, तुम्हारे अकाउंट को उतना अमाउंट डेबिट कर देता है, तो तुम्हारे अकाउंट से उतना पैसा निकाल लेते बैंक वाले। तुमको कब पता चलेगा? जब तुम पासबुक अपडेट करोगे, पासबुक गो थ्रू करोगे, तो समझेगा ना बैंक ने चार्जेस लगाए। अब जब अगर तुमने वो किया ही नहीं पासबुक अपडेट, तुमने देखा ही नहीं, तो तुम्हारे बुक्स में एंट्री हुई क्या उसकी? नहीं। अब उस दौरान अगर मैं कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कंपेयर करूं, will these two balances match with each other? No, there will be difference. So it is debit given in passbook but not recorded in cash book. Got it guys? Got it guys? This is third timing difference. Fourth, credit given in passbook but not recorded in cash book. Credit given in passbook but not recorded in cash book. Credit given in passbook का मतलब पासबुक में पैसा जमा हुआ है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, लेकिन तुमने अभी तक उसकी एंट्री नहीं की, तुमने अभी तक उसकी एंट्री नहीं की। दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कई बार ऐसे होता है, अभी तुमने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स में, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिस कंपनी के शेयर्स तुमने खरीदे वो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब तो सब कुछ ऑनलाइन ईसीएस के थ्रू होने लग गया है, तो वो डिविडेंड जो है ना, तुम्हारे को जो मिलना चाहिए तुम्हारे शेयर्स पे, वो डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा होता है। इट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो बैंक में तो पैसा आ गया, और जब तक तुम तुम्हारे कैश बुक में एंट्री नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे कैश बुक में वो पैसा जमा हुआ है क्या? नहीं। अज्यूम करो, अज्यूम करने में कोई कॉस्ट नहीं लगता, तो अज्यूम करो कि आज लेक्चर अटेंड करने के बाद योगेश बहुत खुश हो गया, और योगेश ने बोला कि चलो सुशील सर के अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देता हूं, और उसने मेरे अकाउंट में ना डायरेक्ट 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। आई वोंट माइंड, राइट। हाँ, आई एम वेरी केयरिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, सो इफ यू विश, नो प्रॉब्लम। नहीं, बस 1 लाख ही, बस पहली बात तो अकाउंट में उतना बैलेंस आएगा ना मेरे फिर, राइट। सो तू 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया समझो। अभी योगेश ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए मेरे अकाउंट में। मेरे बुक्स में जब तक मैं एंट्री नहीं करता कैश बुक में, तब तक कैश बुक में पैसा जमा होगा ही नहीं ना। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, और वो इतना मॉडेस्ट और इतना हम्बल है, उसने मेरे को बताया भी नहीं ऐसा कुछ किया है। वो बोलता नहीं सर को क्यों बताना यार, दिल से दे रहे अपन, तो उसने मेरे को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। अब मुझे भी टाइम नहीं मिला, मैं 15-20 दिन समझो पासबुक अपडेट कराया ही नहीं मेरा। अब मुझे मालूम है आप बोलोगे सर बैंक का SMS आता है ना वगैरह, तुम वो टेक्नोलॉजी में मत जाओ, अभी तुम प्रिंसिपल समझने की कोशिश करो। तो पासबुक अपडेट नहीं कराया मैंने, तो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं पासबुक अपडेट नहीं करा था। फिर मैंने एक दिन पासबुक अपडेट कराया तो पता चला, अच्छा 1 लाख रुपए जमा हुए, योगेश ने जमा किए। फिर जाके मैं मेरे कैश बुक में एंट्री करूंगा ना, पर उतने दिन के लिए क्या हो गया, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया। देयर इज डिफरेंस। दिस इज फोर्थ टाइमिंग डिफरेंस। क्रेडिट गिवन इन passbook but not recorded in cash book. Because of these 4 timing differences, the balance as per cash book and balance as per passbook do not match with each other. ये 2 balances एक दूसरे से मैच नहीं होते, और ये differences को लेके जो हम statement बनाते हैं to show
the reconciliation between balance as per cash book and balance as per passbook, that statement is called as bank reconciliation statement. Is this clear? सबको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं? श्योर? यस. इसको अपन सारी चीजें जो डिस्कस की थोड़ा समरी फॉर्म में लिखने वाले हैं अपन बेटा, सो दैट तुमको क्या है, एक बार लिख लिए ना, भले वो समरी फॉर्म में रहो, दिमाग में बैठ जाता है. Transactions through bank account. Are recorded in the books of account holder also, and in the books of bank also. In the books of account holder, those are recorded in cash book, bank column. Whereas in the books of bank, those are recorded in account holder's account. This is called as passbook or bank statement. लिख दिया ये? नेक्स्ट लाइन लिखो इसके. As same set of transactions are recorded in cash book as well as passbook, comma, logically and principally, both of these should show same balance on opposite sides. Full stop. However,
due to the timing differences, in recording of these transactions, in cash book and passbook, comma, these two balances do not match with each other, Following are the timing differences next line A, checks deposited but not credited by bank, checks deposited but not credited by bank, B, checks issued but not presented for payment, checks issued but not presented for payment, C, debit given in passbook but not recorded in cash book, debit given in passbook but not recorded in cash book. D, last, credit given in passbook but not recorded in cash book. Next line, a summary statement of above timing differences is prepared to reconcile the difference in balance as per cash book and balance as per passbook.
full stop. Such statement is called as bank reconciliation statement. Such statement is called as bank reconciliation statement. फुल स्टॉप. गाइज, मैंने देखा है कि बच्चों को ना वो बैलेंसेस में बहुत कंफ्यूज होता है. कुछ स्टूडेंट्स को तो मतलब वो जल्दी दिमाग में नहीं बैठता कि कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, थोड़ा कंफ्यूजन होता है. मुझे लगता है कि अपन वो क्या रहते हैं बैलेंसेस, ये थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर बीआरएस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर चलते हैं. लिखो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस. इंपॉर्टेंट interpretations. नंबर 1, कैश बुक डेबिट बैलेंस. क्या रहता है कैश बुक डेबिट बैलेंस? मतलब कैश बुक में डेबिट बैलेंस से बोल तो पॉजिटिव बैलेंस है ना. पॉजिटिव बैलेंस, इट मीन्स my money lying with bank. It is my money lying with bank. तो कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है तो अपना पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में. कैश बुक क्रेडिट बैलेंस. कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, इट इज नेगेटिव बैलेंस. Bank balance is overdrawn. अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब आपने ओवरड्रॉ किया हुआ है, मतलब आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे, आपने 15,000 रुपए का चेक दे दिया. और अगर बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ की हुई है तो बैंक पास भी कर देता है वो चेक. तो 10,000 का जो बैलेंस था, 15,000 का चेक पास हो गया तो नेगेटिव 5,000 का बैलेंस हो गया ना. तो आपके कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस दिखेगा. इट इज नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन बैंक बैलेंस इज ओवरड्रॉन. थर्ड, पासबुक डेबिट बैलेंस. पासबुक का डेबिट बैलेंस इज व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव बैलेंस, करेक्ट. Bank balance is overdrawn. Passbook credit balance.
पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव बैलेंस, माई मनी lying with bank. ये जो चार सामने मैंने अलग अलग बैलेंसेस लिखे हैं, इनको मैं दो पेयर्स में डिवाइड कर सकता हूं. आई कैन मेक 2 पेयर्स ऑफ देम. नॉर्मली यूजुअली क्या होता है आप मेरे को बताओ. कैश बुक में जब डेबिट बैलेंस होता है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है. नॉर्मली यूजुअली जब कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है. और वैसे ही जब कैश बुक में क्रेडिट होता है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है. यूजुअली, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, बट नॉर्मली जब कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है तो पासबुक में भी पॉजिटिव बैलेंस होता है. कैश बुक में निगेटिव है तो पासबुक में भी निगेटिव बैलेंस होता है. सो नॉर्मली वी कम अक्रॉस दिस. एनी प्रॉब्लम इन दिस इंटरप्रिटेशंस? पक्का? श्योर. So if it is clear, then we will go to the main part of this topic, and that is how do we prepare BRS. BRS बनाते कैसे वो समझते हैं. Very interesting methodology we follow to prepare BRS. Right? आपने पहले शायद सीखा भी रहेगा वैसे, right? कि कौन सा टाइमिंग डिफरेंस ऐड करना एंड कौन सा टाइमिंग डिफरेंस लेस करना. मेरा सजेशन रहेगा कि बिल्कुल भी रट्टा मार के मत समझो ये चीजें. रट्टा मत मारो. रट्टा मारने से क्या हो जाता है ना कि एग्जाम में एक आध बार भी कुछ वर्डिंग चेंज आई और अपने को अगर इंटरप्रिटेशन नहीं करने आया तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगी, अपने को सॉल्व नहीं करने आएगा. तो रट्टा मत मारो बेटा कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा. समझते हुए करो, लॉजिक से समझो, तो ऑटोमेटिकली तुमको टाइमिंग डिफरेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसको ऐड करना है कि लेस करना है. राइट? तो रट्टा मत मारना. मैं समझाता हूं तुमको कैसे करने का. अब इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते मतलब क्या करते हैं कि कैश बुक और पासबुक ये दो बैलेंसेस में डिफरेंस है. तो इन दो डिफरेंस, ये दो अलग अलग बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है? तो टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से. तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस को लेके हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो आइदर वी स्टार्ट विथ कैश बुक एंड गो अप टू पासबुक, और वी स्टार्ट विथ पासबुक एंड गो अप टू कैश बुक. तो या तो हम कैश बुक से शुरुआत करते हुए पासबुक तक जाएंगे, या तो हम पासबुक से शुरुआत करते हुए कैश बुक तक जाएंगे. वो तो वैसे देखा जाए तो मेन दो स्टार्ट पॉइंट्स और दो एंड पॉइंट्स हो गए. इफ आई स्टार्ट विथ कैश बुक आई एंड अप विथ पासबुक. इफ आई स्टार्ट विथ पासबुक आई एंड अप विथ कैश बुक. बट वापस उसमें और दो पॉसिबिलिटी हो गए ना. कैश बुक से शुरुआत करनी है, समझो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक में वापस दो पॉसिबिलिटीज है. डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. वैसे ही पासबुक से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा पासबुक, उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है. पासबुक में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. वो तो इन टोटल कितने स्टार्टिंग पॉइंट हो गए? 4. विच 4? कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, पासबुक डेबिट बैलेंस, पासबुक क्रेडिट बैलेंस. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में आप मेरे को बताओ, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूं, आप मेरे को एंड पॉइंट बताओ. नॉर्मल सिचुएशन में कैश बुक डेबिट बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. पासबुक क्रेडिट बैलेंस विल बी एंड पॉइंट. फिर से स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक डेबिट बैलेंस. व्हाट विल बी द एंड पॉइंट? पासबुक क्रेडिट बैलेंस. If I start with passbook credit balance, cash book debit balance will be the end point. If I start with cash book credit balance, I will end up with passbook debit balance. If I start with passbook debit balance, I end up with cash book credit balance. तो starting point and end point तो clear है. एक पक्का है कि कैश बुक से शुरुआत करेंगे तो पासबुक एंड पॉइंट रहने वाला है, पासबुक से शुरुआत करते तो कैश बुक एंड पॉइंट रहने वाला है. डेबिट क्रेडिट का ध्यान में लो, सिर्फ ध्यान में आ रहा है? यस. अब ये टाइमिंग डिफरेंसेस लेंगे अपन एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करते हुए समझेंगे कि एंड पॉइंट तक पहुंचना है तो क्या करना है. ठीक है? अब कैसे करेंगे ये याद आ रहा कुछ? राइट? जिन्होंने रेगुलर बैच में सीखा हुआ है आपको याद आना चाहिए. राइट?
हाँ याद है, यस. योर राइट हैंड इज योर कैश बुक, योर लेफ्ट हैंड इज योर पासबुक. ठीक है, ये बेटा कोई डांस के स्टेप्स नहीं है या कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं. मैंने आज लेक्चर की शुरुआत में बता दिया कि ये बैच कोई टाइम पास के लिए है नहीं, राइट. यहाँ पे फुल फोकस्ड ही एफर्ट्स है अपने. ये बहुत आसान तरीका है एडलेस डिटरमाइन करने के लिए और इसमें गलती नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट. क्यों, तो तुम कंसेप्चुअली जा रहे हो, बैलेंसेस के चेंजेस तुम देख रहे हो क्या हो रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हो कि ऐड करना है या लेस करना है, राइट. है थोड़ा फनी है, मजा आता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन टाइम पास नहीं है ये बोलने का मतलब. तो इन शॉर्ट आप सबको मेरे साथ ये ट्राई करना है. बाद में एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आपको ट्राई कराऊंगा मैं. दिस इज कैश बुक, योर राइट हैंड, एंड योर लेफ्ट हैंड इज पासबुक. कैश बुक, पासबुक. नाउ फर्स्ट लेट अस गो विथ पॉजिटिव बैलेंसेस. सो कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस. अभी कैश बुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस बहुत लंबा हो जाता है बोलने के लिए. CB बैल, PB बैल, राइट. हाँ, दो मिनट, राइट. CB बैल, PB बैल, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस. ठीक है, लॉजिकली CB बैल एंड PB बैल शुड मैच विथ ईच अदर, बट उसमें डिफरेंस है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं. और डिफरेंस क्यों है? टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से. तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस ऐड करने या लेस करने ये देख के अपने को इन दोनों बैलेंसेस को मैच करना है. तो CB बैल, PB बैल, बैल बैल, बैलेंस मैच करना है ना, डिफरेंस को रिकंसाइल करना है. तो CB बैल, PB बैल, बैल बैल. ठीक है, सिचुएशन कोई भी रहने दो, हाथ की पोजीशन सेम रखो. तुम्हारा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कोई कंफ्यूजन मत करो इसमें. CB बैल, PB बैल, बैल बैल. CB बैल मतलब कैश बुक का, मैं सिर्फ बैलेंस जब बोल रहा हूं तो पॉजिटिव बैलेंस. नेगेटिव रहा तो स्पेसिफाई करना पड़ता है नेगेटिव, लेकिन कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव बैलेंस. CB बैल, PB बैल, बैल बैल. एंड CB बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट. बोलते कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करते हुए अपने को पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है. ठीक है, पहला टाइमिंग डिफरेंस. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. क्या समझाया था मीनिंग मैंने? मीनिंग कैश बुक में रिसीट की एंट्री हुई है, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. मेरे को बताओ बेटा, कैश बुक में अगर रिसीट की एंट्री हुई है, कैश बुक में रिसीट रिकॉर्ड हो गया है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है ना. कैश बुक बैलेंस हैज गॉन अप. पासबुक में जमा हुआ है क्या पैसा? तो पासबुक का बैलेंस तो कम है ना. तो ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, बट अभी तक बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा है पासबुक का. तो पासबुक का बैलेंस क्या है? कम है एज कंपेयर टू कैश बुक. अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है. तो कैश बुक का बैलेंस जो बढ़ा हुआ है, वहां से शुरुआत करते हुए मुझे पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है. तो जितने से बढ़ा है उतने से कम करना पड़ेगा, तो यहां पहुंचूंगा ना मैं. तो आई एम गोइंग डाउन. इफ आई एम गोइंग डाउन, माइनस. इफ आई एम गोइंग डाउन, माइनस. फिर से एक बार, CB बैल, PB बैल, बैल बैल. एंड CB बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट. Check deposited but not credited by bank. My cash book balance goes up. I'm going from CB bal to PB bal. I'm going down. Because I'm going down, I have to deduct that amount. So it is minus. ऊपर से जा रहा कि दिमाग में जा रहा? पक्का ना? डायरेक्ट यहां पे? गुड, राइट. चेक इश्यूड, ये अच्छा था, ऐसे यहीं पे है. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इश्यू किया बोलते हो, कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ. कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ. कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट अभी तक पासबुक से पैसा गया नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है. कहां से कहां जा रहा मैं? कैश बुक से पासबुक. क्या करूं? ऐड. बढ़ाना पड़ेगा ना उतने से पासबुक तक पहुंचने के लिए. ऐड. तो जितने से कम हुआ था कैश बुक का बैलेंस, उतना मैं ऐड करूंगा तो पासबुक तक पहुंचूंगा. तो इट विल बी एडेड. डेबिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. पासबुक में डेबिट देने का, ये अभी 2 मिनट के लिए बाजू में रखो. मीनिंग याद करो क्या समझाया था. डेबिट गिवन इन पासबुक बोल तो क्या? पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक.
पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है, अभी तक कैश बुक में वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर मेरे को बताओ बेटा, अगर पासबुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया है ना, इट हैज डिक्रीज्ड, सो पासबुक बैलेंस हैज गॉन डाउन। आई एम गोइंग नाउ फ्रॉम सीबी टू पीबी, लेस, उतने से लेस करना पड़ेगा, क्यों तो कैश बुक में तो पेमेंट गया नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हुआ हुआ है, मुझे कैश बुक से पासबुक जाना है लेस। समझते? लास्ट, credit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook balance goes up, credit in passbook बोल तो receipt, तो कैश बुक में receipt रिकॉर्ड हो गया तो कैश बुक बैलेंस हैज गॉन अप, passbook balance has gone up. I'm going from CB to PB. Add. आया सबको? पक्का? चलो सब लोग एक साथ करेंगे अभी, चलो सब लोग। एंड एज आई सेड, शर्माने जैसा कुछ नहीं है, एग्जाम में भी बिल्कुल ये करो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजू बाजू में कोई बैठा रहेगा तो समझ जाएगा सुशील सर का स्टूडेंट है, राइट? हाँ चलो, गलती नहीं होती बेसिकली, बराबर अपने को समझ में आता है कि अपन क्या कर रहे हैं। सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल, एंड सीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, CB balance goes up. I'm going from CB bal to PB bal, less. Checks issued but not presented for payment, CB balance goes down. I'm going from CB bal to PB bal, add. Debit given in passbook but not recorded in cash book, passbook balance goes down. I'm going from CB bal to PB bal, less. And credit given in passbook but not recorded in cash book, passbook balance goes up. I'm going from CB bal to PB bal, add. क्लियर है सबको? डाउट है तो पूछो बेटा, अपन कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच में बैठे हुए, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं समझ में आया तो बोलो, अदरवाइज इस बैच का कोई यूज नहीं। जाओ आगे। श्योर? सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड पीबी बैल, पासबुक का बैलेंस अब समझो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक के बैलेंस से शुरुआत करते हुए हमको कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बदल रहा हूं मैं, ठीक है? पोजीशन वही रहने दो, सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल, एंड पीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, व्हाट विल हैपन? कैश बुक बैलेंस गोज up. I'm going now from PB to CB, पासबुक से कैश बुक जाना है तो बढ़ाना पड़ेगा, so add. Checks issued but not presented for payment, cash book balance goes down. I'm going from PB to CB, less. Debit given in passbook but not recorded in cash book, क्या होगा? Passbook balance goes down. I'm going from PB to CB, add. And last, credit given in passbook but not recorded in cash book, PB balance goes up. PB to CB, less. PB to CB, less. आया? समझा सबको? पक्का? ये तो हो गया बेटा पॉजिटिव बैलेंसेस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जरूरी है कि हर बार पॉजिटिव बैलेंसेस रहेंगे, ओवरड्राफ्ट भी तो होता है, निगेटिव बैलेंस भी तो होता है, तो अपने को निगेटिव बैलेंसेस के साथ में भी तो BRS बनाना पड़ेगा। तो अभी कैश बुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक ओवरड्राफ्ट बहुत लंबा हो गया, CBOD, PBOD, ODOD, राइट? CBOD, PBOD, ODOD। ओवरड्राफ्ट में कुछ बच्चों की गलती कॉमन है, होती ही है, क्यों तो निगेटिव बैलेंस तो समझ ही नहीं पाते। तो क्या एग्जैक्टली चेंजेस हो रहे हैं टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, अच्छे से फोकस करो, कंफ्यूजन होता है तो पूछो। CBOD, PBOD, ODOD, एंड CBOD इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मैं समझाता हूं, एक मिनट रुको, आप कुछ से मैं बाद में प्रैक्टिस कराता हूं, मैं समझाता हूं पहले। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे कैश बुक में रिसीट की एंट्री हुई है, मेरे को बताओ ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में,
ओवरड्राफ्ट है, और रिसीट रिकॉर्ड हुआ तो पैसा आया, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हुआ है ना, बिकॉज चेक इज डिपॉजिटेड। तो रिसीट अगर रिकॉर्ड हुई है तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अभी तक वो पासबुक में जमा नहीं हुआ पैसा, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा है। कहां से कहां जा रहा हूं मैं, सीबीओडी टू पीबीओडी, क्या करूं, ऐड, इट विल बी एडेड। कहते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऑलरेडी तुम्हारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, निगेटिव बैलेंस है, और पेमेंट कर रहे, क्या होगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। आई एम गोइंग फ्रॉम सीबीओडी टू पीबीओडी लेस। डेबिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में डेबिट दिया, पासबुक में डेबिट दिया तो क्या होगा, ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट है, बोलते ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, और डेबिट दिया तो क्या होगा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। मैं कहां से कहां जा रहा हूं, सीबी टू पीबी ऐड, आ रहा है। क्रेडिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में क्रेडिट देने का मतलब बेटा रिसीट है, पासबुक में पैसा जमा हुआ है, पासबुक में पैसा जमा हो तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। आई एम गोइंग फ्रॉम सीबीओडी टू पीबीओडी लेस, आ रहा है। अब इस सब लोग मेरे साथ में करो, चलो। सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, एंड सीबीओडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सीबीओडी गोज डाउन। आप लोग आंसर दो, आपसे एक्सपेक्टेड है। CBOD goes down. I'm going from CBOD to PBOD. Add. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. CBOD to PBOD less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook overdraft goes up. I'm going from CBOD to PBOD. Add. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. CBOD to PBOD less. समझ रहा है? अब लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या बच गया अपना, पासबुक ओडी, पासबुक ओवरड्राफ्ट। चलो अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अब आप बताओ, मैं करता हूं। CBOD, PBOD, ODOD एंड PBOD is the starting point. Passbook overdraft starting point है। Check deposited but not credited by bank. What will happen? CBOD goes down. CBOD goes down. I'm going from PBOD to CBOD less. बराबर? Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. I'm going from PBOD to CBOD. Add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. क्या होगा? PBOD goes up. I'm going from PBOD to CBOD less. And credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. PB to CB. Add. जमते? पक्का? चलो अब ये जो अभी अपन ने सब किया इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, समरी पूरी। Statement showing add oblique less adjustments to be done in BRS.
लिखा? यस। चलो लाइन से वन बाय वन टाइमिंग डिफरेंसेस लिखते जाएंगे. फर्स्ट, checks deposited but not credited by bank. Checks issued but not presented for payment. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Credit given in passbook but not recorded in cash book. लिखा? Before we write add less adjustments, please tell me the respective end points under normal circumstances. End points क्या क्या रहेंगे? अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो एंड पॉइंट विल बी पासबुक क्रेडिट बैलेंस. अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो एंड पॉइंट विल बी कैश बुक क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट and then डन. चलो अब एडलेस बताओ. सबसे पहले कैश बुक डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है. सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल एंड सीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट. Check deposited but not credited by bank. CB balance goes up. CB to PB less. बराबर. Checks issued but not presented for payment. CB balance goes down. CB to PB add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook balance goes down. CB to PB less. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PB balance goes up. CB to PB add.
Then passbook credit balance is the starting point now. CB bal, PB bal, and PB bal is the starting point. Check deposited but not credited by bank. CB balance goes up. I'm going from PB to CB. Add. Checks issued but not presented for payment. PB balance goes down. CB balance goes down. PB to CB less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. PB bal goes down. PB to CB. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PB bal goes up. PB to CB less. आ रहा है सबका? कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ. ओडी, सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी एंड सीबीओडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. ये सब लोग करो मेरे साथ, नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है. CBOD, PBOD, ODOD and CBOD is the starting point. Check deposited but not credited by bank. क्या होता है? Cash book overdraft goes down because there is receipt. Check is deposited. ये होता है confusion, मुझे मालूम है, right? So cash book overdraft goes down. I'm going from CBOD to PBOD. Add. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. CBOD to PBOD less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes up. क्या तो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट बोलते डेबिट बैलेंस है और डेबिट दिया तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया. CBOD to PBOD. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. CBOD to PBOD less. Last. CBOD, PBOD, ODOD and PBOD is the starting point. Checks deposited but not credited by bank. CBOD goes down. PB to CB less. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. PBOD to CBOD add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. What will happen? Passbook overdraft goes up. PBOD to CBOD less. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. PB to CB add. आया? सबका आया? Everybody has written? अब इसके नीचे लिखो, इस समरी के नीचे इंपॉर्टेंट नोट. इंपॉर्टेंट नोट. after giving effect for add/less adjustments as above, comma, if end point
if end point works out to be negative figure, then comma, next line, A, if starting point is positive balance, if starting point is positive balance, if starting point is positive balance, comma, end point will be overdraft. End point will be overdraft. B, if starting point is overdraft, then the end point will be positive balance. The end point will be positive balance. लिखे? अभी क्या मीनिंग है ये नोट जो लिखा उसका? अभी क्या है ना, देखो, लुक एट द स्क्रीन, मैं आपको समझाता हूं बेटा। जो स्क्रीन पे जो टेबल तुमको दिखाई दे रहा है, ये टेबल को अगर आप गौर से देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर पॉजिटिव बैलेंस है, ये देखो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो एंड पॉइंट भी तो पॉजिटिव बैलेंस ही आ रहा है ना दूसरे रिकॉर्ड का, बराबर ना? अगर स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव बैलेंस है तो एंड पॉइंट भी यूजुअली पॉजिटिव बैलेंस ही आता है। वैसे ही अगर स्टार्टिंग पॉइंट निगेटिव बैलेंस है तो तुम्हारा एंड पॉइंट भी तो निगेटिव बैलेंस ही है ना। जब आपने कैश बुक के ओवरड्राफ्ट से शुरुआत की तो एंड पॉइंट तुम्हारा पासबुक का ओवरड्राफ्ट आया, और जब तुमने पासबुक के ओवरड्राफ्ट से शुरुआत की तो एंड पॉइंट कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। बोलते हो नॉर्मली जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो एंड पॉइंट पॉजिटिव बैलेंस आता है नॉर्मली। वैसे ही अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है तो एंड पॉइंट ओवरड्राफ्ट आता है। अब जो नोट मैंने लिखा के दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट ये बोल रहा है कि इफ आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ एडलेस एडजस्टमेंट्स एज अबव, जो हमने एडलेस एडजस्टमेंट्स अभी सीखे, ये सारे इस तरीके से इफेक्ट देने के बाद हो सकता है ना कि एंड पॉइंट जो भी आ रहा है वो निगेटिव फिगर आ रही है। कि तो बेटा एडलेस में क्या अमाउंट्स ऐड होंगे और क्या अमाउंट्स लेस होंगे ये तो अपने कंट्रोल में है नहीं ना। वो तो जो अमाउंट्स रहेंगे प्रॉब्लम में दिए हुए वो हिसाब से लेंगे हम। तो हो सकता है कि एंड पॉइंट निगेटिव आए। एंड पॉइंट निगेटिव का मतलब जो फिगर आएगी एंड पॉइंट की अमाउंट वो निगेटिव आए, हो सकता है ना। तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव बैलेंस है तो एंड पॉइंट विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देन इट विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एंड इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड पॉइंट विल बी पॉजिटिव बैलेंस। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? अदरवाइज क्या रूल है? अदरवाइज स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव बैलेंस एंड पॉइंट पॉजिटिव बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये चेंज कब करेंगे रूल आप? अगर एडलेस इफेक्ट्स होने के बाद अगर एंड पॉइंट निगेटिव फिगर आ रहा है तो फिर वो नेगेटिव फिगर जो है उसका इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा। तो इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज पॉजिटिव बैलेंस एंड पॉइंट इज गोइंग टू बी ओवरड्राफ्ट, एंड इफ स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ इज ओवरड्राफ्ट देन द एंड पॉइंट विल बी पॉजिटिव बैलेंस। इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हाईलाइट करके रखना, ये भूलना नहीं एग्जाम में भी। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम गाइज? श्योर? यस। So this is how adless effects are identified and this is how adless effects are given. ऐसे इसी तरीके से adless effects दिए जाते हैं।
मुझे लगता है कि अपन थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें और एक पॉइंट मेरे को समझाना है, बट थोड़ा रुक के। रिवाइज कैश बुक वाला पहले इसकी बेसिक की प्रैक्टिस कर लेते, फिर रिवाइज कैश बुक में जाते हैं, ठीक है? तो सब लोग अपना अपना स्टडी मटेरियल रेफर करो। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम, prepare a bank reconciliation statement from the following particulars: debit balance as per bank column of cash book, check issued to creditors but not yet presented to the bank for payment, dividend received by the bank but not entered in the cash book, interest credited by bank, check deposited into bank for collection but not collected by bank up to this date, bank charges not entered in the cash book, a check deposited into bank was dishonored but no intimation received, bank paid house tax on my behalf but no intimation received from bank for this. टेक पेंसिल इन योर हैंड, पेंसिल ले लो हाथ में, एड लेस अपन आइडेंटिफाई करेंगे क्या होंगे। पहले तो ये बताओ मेरे को कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब सीबी बैल दिया हुआ है, तो सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल एंड सीबी बैल इज द starting point. Checks issued to creditors but not yet presented to the bank for payment. Check has been issued to the creditor but it is not yet presented for payment. क्या हो गया? Cash book balance goes down. Involve yourself in the solution. आपका करना जरूरी है, मुझे तो आता है. Payment made from cash book. So cash book balance has gone down. I'm going from CB बैल to PB बैल, add, बाजू में लिख दो add. Dividend received by bank but not entered in the cash book. Dividend is received by bank, तो पासबुक में रिसीट आई है, तो क्या होगा? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया. आई एम गोइंग फ्रॉम CB बैल to PB बैल, add. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय बैंक, पासबुक बैलेंस गोज अप, नॉट चार्ज्ड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक. चार्ज्ड बाय बैंक बोला तो बैंक ने इंटरेस्ट लिया अपने से, तो बैलेंस कम होगा ना. क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब होता है बैंक ने अपने को इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने अगर अपने को इंटरेस्ट दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा. CB to PB, add. Checks deposited into bank for collection but not collected by bank up to this date. Check is deposited into bank, क्या होगा? CB BAL goes up. I'm going from CB BAL to PB BAL, less. Bank charges not entered in cash book. Bank charges not entered in cash book. Bank balance goes down, passbook balance goes down, CB to PB less. Check deposited into bank was dishonored but no intimation received. अब ये थोड़े से कुछ कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं. बेटा चेक डिसऑनर हुआ ये अपने को कैसे पता चलता है? बैंक में एंट्री रिवर्स हो जाती है ना, बट बैंक ने ऑफिशियली कुछ भेजा नहीं था तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है. अब बेटा चेक डिपॉजिट हुआ था तो बैलेंस तो बढ़ गया था कैश बुक का, राइट, बट बैंक में तो पैसा आया ही नहीं कि तो डिसऑनर हो गया है, राइट. तो क्या हो गया इसमें, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और पासबुक का बैलेंस कम हुआ है कि तो डिसऑनर है. तो क्या करना पड़ेगा? CB to PB लेस. बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन माई बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक फॉर दिस. बैंक ने अपने बिहाफ पे पेमेंट किया है तो पासबुक बैलेंस गोज डाउन, CB to PB लेस. तो पहले 3 आइटम्स ऐड के, अगले 4 लेस के. चलो BRS बनाते हैं.
प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 1. Bank reconciliation statement as on 31st December 2022. Particulars rupees particulars rupees. करें स्टार्ट. रेडी है फॉर्मेट सबका? बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट. बेटा जब पॉजिटिव बैलेंस होता है ना तो लिखने की जरूरत नहीं रहती. पॉजिटिव बैलेंस, इफ यू आर राइटिंग बैलेंस इट मीन्स इट इज पॉजिटिव. हाँ, नेगेटिव का तो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा तुमको. या तो ओवरड्राफ्ट लिखो या तो फिर जो भी बैलेंस है डेबिट क्रेडिट जहां का भी नेगेटिव है वो लिखना पड़ेगा. बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है? 18,60,000. 18,60,000. Let's first complete add adjustments. Add number 1. Check issued to creditor but not presented for payment. कितना है? इनर कॉलम 3,60,000. अगर आप केयरफुली पढ़ो तो जो सेकंड एंड थर्ड हमको ऐड करना है, both of these items are similar. That is credit given in passbook but not yet recorded in cash book. तो आप कॉमन हेडिंग भी लिख सकते हो दोनों के लिए. क्रेडिट गिवन in passbook but not recorded in cash book. Under that dividend कितना है? डिविडेंड 2,50,000. और क्या है? बैंक इंटरेस्ट कितना? 6 to outer column 6 lakhs 616,250. correct?
सब टोटल 2476 250 less number 1 checks deposited into bank but not yet collected कितने रे 7,70,000 करेक्ट। फिर बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस मतलब डेबिट गिवन इन पासबुक but not recorded in बैंक चार्जेस कितने हैं 1,000 बैंक चार्जेस 1,000 और नीचे देखो हाउस टैक्स भी है लास्ट आइटम हाउस टैक्स पेड बाय बैंक वो कितना है 1,75,000 Number 3, dishonor of check not recorded in cash book. Dishonor of check not recorded in cash book. कितना 1,60,000 आउटर कॉलम 10 lakhs 11 lakhs 6,000 11 lakhs 6,000 So what will be the end point, guys? Balance as per बताओ 1370 250 आया सबका एवरीबॉडी अंडरस्टूड यस। तो बीआरएस का फॉर्मेट भी एक इन जनरल सबको ध्यान में आ गया रहेगा और एडलेस कैसे करने का वो भी समझ में आया रहेगा, ठीक है। नाउ द टाइम अवेलेबल डजंट परमिट मी टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बट
what we discussed today we can quickly revise everything. Let us not waste the time. अभी है अपने पास 5-7 मिनट का टाइम, राइट? सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने आज क्या क्या डिस्कस किया इस टॉपिक में. तो गाइज वी started with this first topic BRS, and first we spoke about the importance of banking industry today, that we can't imagine even small businesses today without banks. So it is very common, it is very regular that we come across banking transactions which are carried out through our banking accounts. So commonly we come across the banking transactions. Now those banking transactions means the transactions through bank account, those even though are carried out by the bank, but those transactions belong to the account holder. होते account holder के वो transactions, but those are done by bank on behalf of account holder. तो ऐसे transactions का जाहिर सी बात है दोनों भी रिकॉर्ड रखते हैं. अकाउंट होल्डर भी रिकॉर्ड रखता है कि तो ट्रांजेक्शन है उसके, बैंक इसलिए रखता है कि तो इट इज कैरिंग आउट दैट ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. तो दोनों भी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. अकाउंट होल्डर के बुक्स में कैश बुक होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, और बैंक के बुक्स में अकाउंट होल्डर का अकाउंट होता है. अकाउंट होल्डर का अकाउंट होता है, उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं. और बैंक के बुक्स में जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट होता है उसका एक कॉपी रेफरेंस के लिए बैंक होल्डर को दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पासबुक और बैंक स्टेटमेंट. तो दो रिकॉर्ड्स अपने सामने आ गए, एक है कैश बुक, दूसरा है पासबुक. ये दोनों भी ट्रांजैक्शन, ये दोनों भी रिकॉर्ड्स में सेम ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं, दोनों में भी, कैश बुक में भी और पासबुक में भी. और दोनों में अगर सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं तो लॉजिकली और प्रिंसिपली दोनों में भी सेम ही बैलेंस दिखना चाहिए अपोजिट साइड्स पे. अपोजिट साइड्स पे इसलिए क्यों, तो दोनों कॉन्ट्रा पार्टीज एक दूसरे के, तो एक के बुक्स में डेबिट होगा तो दूसरे के बुक्स में क्रेडिट होगा. प्रॉब्लम यह है कि दोनों में सेम बैलेंस दिखना चाहिए कि तो सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होते. There are timing differences in recording of transactions in cash book and passbook, and therefore because of such timing differences we come across difference in balance as per cash book and balance as per passbook. Those timing differences also we discussed in detail. First timing difference was checks deposited but not credited by bank. दूसरा, checks issued but not presented for payment. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Credit given in passbook but not recorded in cash book. So because of these four timing differences in recording of transactions in cash book and passbook, we find that there is difference in balance as per cash book and balance as per passbook. To reconcile such difference and to make summary of these timing differences, we prepare a statement which is called as बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस डिस्कस किए थे जो तुम्हारे को स्क्रीन पे अभी सामने दिख रहे हैं. और ये इंटरप्रिटेशंस बेटा अच्छे से दिमाग में रखो. कई बार बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स रहते हैं एग्जाम में, लेकिन अपने बेसिक में वांदे हो जाते हैं, फिर अपन गलतियां कर बैठते हैं. तो ये छोटी छोटी सी बातें बट सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी. व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक डेबिट बैलेंस? इट इज पॉजिटिव बैलेंस, माय मनी लाइंग विथ बैंक. If there is cash book credit balance, it is negative balance. Overdraft balance means my bank balance has been overdrawn. Passbook debit balance is negative balance, that is our balance is overdrawn. And lastly, passbook credit balance, it means positive balance where my money is lying with bank. मैंने इनकी दो जोड़ियां बना दी थी, आपको समझाया था कि नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है. तो कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, या उल्टा बोल सकते हैं, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है. वैसे ही अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक में भी डेबिट बैलेंस आता है, और अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आता है. देन वी अंडरस्टूड एडलेस एडजस्टमेंट्स. जब एक्चुअल बीआरएस बनेगा तो जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, जिनको हमने बोला टाइमिंग डिफरेंसेस, तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हुए हमको दो बैलेंसेस के बीच का डिफरेंस रिकंसाइल करके दिखाना है. तो कौन सा टाइमिंग डिफरेंस ऐड होगा और कौन सा लेस होगा, उसके लिए हमने प्रैक्टिस की, समझा एग्जैक्टली कि कैसे होता है. क्विकली चलो, लास्ट 2 मिनट्स, बी विथ मी. सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल, एंड सीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट. Check deposited but not credited by bank. Cash book balance goes up. I'm going from CB BAL to PB BAL, less. Checks issued but not presented for payment.
cash book balance goes down. I'm going from CBBAL to PBBAL. Add debit given in passbook but not recorded in cash book. क्या होगा? PBBAL goes down. I'm going from CBBAL to PBBAL. Less credit given in passbook but not recorded in cash book. PBBAL goes up. CB to PB. Add. आया? Now the starting point is passbook का balance. CBBAL, PBBAL, BAL, and PBBAL is the starting point. Check deposited but not credited by bank. CBBAL goes up. PB to CB. Add. Check issued but not presented for payment. CBBAL goes down. PB to CB. Less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. What will happen? PBBAL goes down. I'm going from PB to CB. Add credit given in passbook but not recorded in cash book. PBBAL goes up. PB to CB. Less. Done. CBOD, PBOD, ODOD, and CBOD is the starting point. Cash book overdraft starting point है. Checks deposited but not credited by bank. CBOD goes down. CBOD to PBOD. Add. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. CBOD to PBOD. Less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes up. CBOD to PBOD. Add. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. CBOD to PBOD. Less. Alright. Last. CBOD, PBOD, ODOD. PBOD is the starting point. Checks deposited but not credited by bank. CBOD goes down. PBOD to CBOD. Less. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. PBOD to CBOD. Add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. What will happen? PBOD goes up. PBOD to CBOD. Less. And last. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. PBOD to CBOD. Add. आ रहा है? और उसके बाद की नोट जो लिखा के दी थी वो भी इंपॉर्टेंट थी. ये सारे एडलेस इफेक्ट्स होने के बाद अगर एंड पॉइंट वर्क्स आउट टू बी नेगेटिव फिगर, देन if starting point is positive balance, end point will be overdraft, and if starting point is overdraft balance, end point will be positive balance. भूलना नहीं, वो नोट इंपॉर्टेंट है. Any problem guys? पक्का? Yes, we will continue with this in next lecture. Thank you.